नमस्कार। प्रारब्धों पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लगातार लाइक करते हैं, शेयर की संख्या थोड़ी-सी और बढ़ाइए और हाँ, बेल आइकन चैनल का ज़रूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। दर्शकों, बिहार चुनाव पर हम बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट, ये चेहरा जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे राष्ट्रवादी मंचों पर और उसी के साथ-साथ स्थापित मीडिया के जाने-माने नाम धीरेन्द्र पुंडीर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, इस समय बिहार में हैं, बिहार चुनाव कवर कर रहे हैं और अभी-अभी जब मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है एनडीए का, उसको कवर करके आप हमारे साथ बैठे हैं बातचीत के लिए। पुंडीर साहब, आपने हमें समय दिया, इतने व्यस्ततम शेड्यूल, एक फील्ड जर्नलिस्ट और वो भी इलेक्शन वाले स्टेट में कवर कर रहे हों और उसके बीच में समय निकालना मैं समझ सकता हूँ। प्रारब्ध के दर्शकों के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्रारब्ध के तमाम दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। और हमेशा अच्छा लगता है जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से मैं आपका चैनल देखता हूँ, पहले से भी देखता हूँ, जो राष्ट्रवादियों के लिए है। और व्यालोक जी भी देखते हैं, मैं जेएनयू में उनको कवर करते जब हम लोग जाते थे, तो अलग अलग लोगों को हमने देखा फील्ड में जो अच्छे लोग हैं, तो उनमें से एक आपका चैनल है जिसको देखा जाता है। तो मैं उसके लिए और तमाम लोगों का बहुत ही हार्दिक उससे स्वागत करता हूँ आपके चैनल पर। तमाम दर्शकों को नमस्कार जी। बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। और पुंडीर साहब, मैं अभी-अभी जो एक छोटी-सी वीडियो बाइट आई, मैं जी एएनआई को इसके लिए धन्यवाद देते हुए आभार दिखा रहा हूँ और इसमें संकल्प पत्र, जो कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने हमेशा से कर रखा है और संकल्प पत्र के नाम से ही इनका घोषणा पत्र आता है, मैनिफेस्टो आता है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बता देती है, जिसमें स्टेज पर मैनिफेस्टो लॉन्च करते हुए भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे बड़ा घटक दल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी के साथ नीतीश कुमार मुखिया जेडीयू के, आप साथ में चिराग को देख सकते हैं, मांझी को देख सकते हैं, यानी डायस पर पूरा का पूरा एनडीए एक साथ मजबूत। और सिर्फ डायस पे नहीं, उसके ठीक है पीछे अगर आप बैकड्रॉप देखें, तो उस बैकड्रॉप में भी जो प्रमुख चेहरा हैं एनडीए के, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उनसे लेके सारे नेताओं की तस्वीर है। एक तरफ ये तस्वीर अभी-अभी कुछ देर पहले की, जब मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है, उसमें क्या-क्या है ये आप बताएंगे। दूसरी तरफ पुंडीर साहब, एक महागठबंधन का कथित मैनिफेस्टो लॉन्च होता है, उसमें कुछ नेता होते हैं लेकिन तस्वीर केवल तेजस्वी की, और मैनिफेस्टो का नाम भी तेजस्वी का प्रण। एक तरफ एक तेजस्वी का प्रण कहने को महागठबंधन, और दूसरी तरफ इस तरह का एकीकरण। चाहे एकीकरण का सबसे बड़ा अगर साक्ष्य मैं दे दूं, तो रघुनाथपुर सीट, जहां से ओसामा आरजेडी के कैंडिडेट हैं, वहां जेडीयू का कैंडिडेट है, लेकिन नीतीश कुमार जी के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो ये गजब का एकीकरण एनडीए में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ अकेला तेजस्वी का रण या तेजस्वी का प्रण। बिहार में क्या चल रहा है साहब, और इस समय क्या अब बिहार का चुनाव बिल्कुल चढ़ चुका है? ओवर टू यू पुंडीर साहब। देखिए, बिहार का चुनाव बहुत ही इस समय चरम पर आ चुका है, क्योंकि अभी हालांकि आज मौसम खराब था, कल से भी मुझे लगता है कि वो असर मौता का शायद इस हिस्से में पहुंचा होगा। वो जो है बारिश रही, तेज बारिश थी, तो कई फ्लाइट्स जो है हेलीकॉप्टर्स की वो रद्द हुई हैं। लेकिन तमाम लोग, चाहे आप पक्ष में देखें चाहे विपक्ष में देखें, महागठबंधन हो या राजग की पूरी रैलियां हो, वो सब पूरी तरह से उतर चुके हैं मैदान में। और जो भी उनके पास है, जनता को लुभाने के लिए, जनता को बताने के लिए, जनता के साथ शेयर करने के लिए, वो सब कुछ कर चुके। और बिहार में बहुत अरसे बाद आपने देखा कि किस तरह से जो एक हिंसा भी दिखने लगी चुनाव में, वो इतना बहुत दिनों बाद हम लोग देख रहे हैं। इस तरह की हिंसा को देखना भी एक अलग सा अनुभव हम लोग देख रहे हैं। तो जिस तरह से हमला हुआ, उम्मीदवारों पर हमला हुआ, आपने देखा किस तरह से हम पार्टी के थे उन पर जिस तरह उनकी गाड़ी को तोड़ा गया। उसके बाद तेज प्रताप पर तेजस्वी के समर्थकों ने हमला बोल दिया, मतलब उनकी गाड़ी पर अटैक करने की कोशिश की। और उसके बाद अगर आगे की तरफ देखें, वो और दिलचस्प है कि उसके बाद फिर ये देखिए, आप वहां जाते हैं और आप ये तैयारी कर रहे हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको डराया जा सके या किस तरह किया जा सके। तो ये भी चुनाव का एक हिस्सा है। और आपने जो कहा कि स्टेज पर, तो मैं स्टेज पर भी और फील्ड में भी दिखाई देती है जो सिमेट्री है, जो एक तरह की सिनर्जी है, वो आपको यहाँ दिख रही है।
वो इसलिए भी दिख रही है कि आप देखिए कोई भी फ्रेंडली फाइट नहीं हो रही है, क्योंकि कोई फ्रेंडली फाइट, चूंकि फाइट जो चूंकि पत्रकारिता में शब्दों को अब आजकल हम लोगों का कोई अर्थ वो नहीं रह गया, ये बहुत ही वो रह गया, लेकिन आप देखिए फ्रेंडली भी और फाइट भी है। उस तरह से वो किस तरह के फ्रेंड है जो ऐसे समय में फाइट कर रहे हैं कि साहब जब उस जगह में जाएंगे 12 विधानसभाओं में, आप उनको क्या कहेंगे, ये तो कोई बता नहीं पाएगा कि भाई आपके ये फ्रेंड हैं, दुश्मन हैं, या वहां जब वो अपने पार्टी के लिए मांगेंगे और दूसरी जगह में उसी पार्टी के लिए मांगेंगे जिसको आप एक पार्टी में देके आए। ये बहुत असमंजस होता है पब्लिक, लेकिन इस देश की जनता दरअसल मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जैसे बहुत सारे अखबार लिखते हैं लोकतंत्र जीत गया 44% के, याद है आपको हुआ करता था जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, वोटिंग हुई 44% लेकिन लोकतंत्र जीत जाता था। तो लेकिन अब कम से कम हम वोटिंग के मायने में एक बेहतर स्थिति में है। बिहार में आज जो हुआ, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं पहले वाले उस पर एक छोटा सा बता दूं कि वो कैसा बड़ा अद्भुत सा मुझे लगा था उनका घोषणा पत्र। दरअसल बिल्कुल सर, एक स्वागत है, स्वागत है। नौकरी रिसेप्शनिस्ट की थी, उसके लिए इंटरव्यू देने एक शख्स गया और उसने कहा कि सब, जैसे ही उसने कहा इंटरव्यू की सैलरी 20,000 थी उसमें लिखा हुआ था, लेकिन उसने पूछा कि भाई हाँ ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमको उम्मीद है, तो उसने कहा कि नहीं साहब मैं नौकरी तभी ज्वाइन करूंगा, मेरी सैलरी की शर्त 70,000 है। तो जो सामने इंटरव्यूअर बैठा था उसने कहा कि नहीं नहीं, हम लोग सोच रहे हैं कि आपको 5 लाख रुपए देंगे और साथ में आपको जब आने जाने के लिए हम लोग मर्सिडीज देंगे, जहां आप रहेंगे वो 5 कमरों का बेडरूम होगा, और अब जो अगर आप बाहर विदेश में छुट्टी मनाना चाहेंगे तो वो पैसा कंपनी पे करेगी। तो उसने कहा कि एकदम वो एकदम हक्का बक्का था, उसने कहा कि मजाक कर रहे हो। तो वो कहता है कि मजाक शुरू किसने किया था। तो वो मजाक जो है वो मुझे लगा वो घोषणा पत्र जो है इसी तरह था कि उसमें मजाक किया। दरअसल जनता ने कहा कि तेजस्वी आप मुख्यमंत्री बनोगे, तो तेजस्वी ने उधर से निकाल के अपना घोषणा पत्र पेश कर दिया कि मैं तब तुमको सरकारी नौकर बना दूंगा। अब ये कोई पूछ रहा था उस समय कि साहब 9 लाख करोड़ कहां से, मतलब वो डाटा पर, लेकिन मैंने कहा उस घोषणा पत्र को मैंने सिर्फ इतने से शब्दों में आपको बता दिया कि उस घोषणा पत्र को पब्लिक कैसे देख रही है कि यार एक मजाक शुरू हो गई, चलो उस पर बात करेंगे। उसी तरह से ये घोषणा पत्र है। इसमें अगर हम लोग देखेंगे वैसे भी संकल्प पत्र और तमाम चीजों पे उससे पहले ही बात कर चुकी होती है पॉलिटिकल पार्टियां, इसलिए उसका बहुत हम लोग देखते हैं चुनावी समय में, और पहले तो बिल्कुल ही मतलब नहीं हुआ करता था। याद कीजिए जब हम लोग जर्नलिज्म किया, मतलब अब से कुछ साल पहले, मतलब 10 साल पहले या मोदी एरा से पहले, अगर आप किसी पार्टी का ऊपर का वो फाड़ दें ऊपर से मैनिफेस्टो का, तो अंदर क्या लिखा हुआ वो लगभग सब जगह एक जैसा दिखता था। तो वो अब थोड़ा कम से कम उसमें बदलाव आया, लेकिन इन्होंने जो कहा है, इन्होंने कहा 1 करोड़ सरकारी नौकरी व रोजगार, यानी नौकरी प्लस रोजगार कितना हुआ, लेकिन उसको इन्होंने कोशिश की है कि जनता के साथ उस पर बात हो। दूसरा, हर जिले में ये मेगा स्किल सेंटर खोलना चाहते हैं। जो बिहार की सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी, वो जो युवाओं को आपने देखा होगा कि इस पूरे चुनाव में 2024 के चुनाव में भी युवा बेरोजगार उस तरह के नारों के साथ पूरी वो की। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बिहार स्पोर्ट्स सिटी व प्रमंडल में खेलों के लिए इन्होंने कहा है कि एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये बात इसलिए भी ग्राउंड करती है क्योंकि राजगीर में अभी हाल में हीरो कप हुआ, उससे पहले आपने हॉकी का टूर्नामेंट देखा, अलग अलग नेशनल स्पोर्ट्स के वहां आयोजन हो रहे हैं, जहां बिहार में इस बात को बड़ा आश्चर्य माना जाता था। फैक्ट्री व 10 नए औद्योगिक पार्क वो हर जिले में कह रहे हैं, उन्होंने वादा किया है, क्योंकि ये सबसे बड़ी थ्राइविंग है। एक स्टेट जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो, वो पीछे छोड़ रहा हो अपना अतीत, वरना तो हमेशा से जब भी देश आजाद हुआ तब भी अगर आप देखते हैं, और सबसे कम तो लालू प्रसाद यादव के समय में हुआ था कि 27% सिर्फ टोटल जो नेशनल पर कैपिटा था उसका 27% हो गया था। अभी भी बहुत बेहतर नहीं है, हालांकि बीच में बहुत बेहतर हो गया था, लेकिन फिर भी वो 34-35% है। उस सब को ऊपर ले जाने के लिए ये कहा जा रहा है कि हमको हर जिले में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। डिफेंस कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको मालूम है कि वो स्थापित हो गए, इसलिए ये वादा कर सकते हैं, ये दिख रहा है जमीन पे। जब आपके साथ बाकी सब पे बात होगी घोषणा पत्र से अलग हटके, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से महिलाएं यकीन कर रही हैं।
इस बात को आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से किस पर बात करेंगी, किसको वो मजाक समझ रहे हैं, किसको वो वास्तविकता की तरफ एक सपना देखने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं का आपने देखा ये जीविका वाला मसला 10,000 रुपया ज्यादातर जगह में जा चुका है, उसमें 2 लाख की सहायता राशि पहले कह चुके, 1 करोड़ को ये कहते हैं कि लखपति दीदी बनाएंगे। और ये बात इसलिए बहुत बड़ी होती है, जब आप गांव में जाते हैं तो 1 लाख रुपए के लिए काम करने वाले कि उनका अपना एक वो हो जाए, वो 1 लाख रुपया कमा सके, ये बात बड़ी होती है आज भी। क्योंकि कल मैं मुसर टोली में घूम रहा था तो मुझे लग रहा था कि यहाँ कितने लोग होंगे, वो 1,600 घरों की बस्ती थी, जिसमें से एक कोई संविदा पर जिसके घर से नौकरी थी। आप ये सोचिए कि रिजर्वेशन की इतनी बड़ी लाइन में मुसर कहाँ पहुंचता है, जो सबसे नीचे है। तो इस पर होगा। इन्होंने कहा है कि सभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिमाह 2,000 देंगे। एससी जो वर्ग है उनके लिए हर जगह हर अनुमंडल में ये कोशिश कर रहे हैं कि एक आवासीय विद्यालय खोलेंगे और गरीब परिवारों के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कहा। मिड डे मील के साथ इन्होंने एक पौष्टिक नाश्ते को जोड़ा है और 50 लाख नए पक्के मकान, जिसमें से काफी उन्होंने बनाए भी हैं। तो मुझे लगता है कि ये घोषणा पत्र उन्होंने अपने जो वो काम कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द रखा है। मैं अगर घोषणा पत्र की, ये मेजर हैं जिन पर हम लोगों ने अभी वहां जब चल रही थी उसी के बीच में इन पर बातचीत कर रहे थे वो लोग। आप सम्राट चौधरी ने किया और बाकी तमाम लोग अपने अपने संभावित, चूंकि रैलियां हैं कोई भी रुकने को तैयार नहीं, इसलिए बहुत सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक ये भी हुआ कि साहब आपने हमको फोटो ऑप्स के लिए बुला लिया गया, क्योंकि वो तुरंत एक बार दिखाया संकल्प पर और सब निकल गए। लेकिन सम्राट चौधरी ने वहां शुरू भी किया है और मुझे लगता है कि वो अच्छे से हाफिज डेविड की सारी चीजें समझाएंगे। वो जो है बिल्कुल बिल्कुल पंडित साहब, और आपने जो एक दो तुलना करके रख दिया ना, एक तरफ डिलीवरी की पॉलिटिक्स है और नरेंद्र मोदी हो, चाहे ब्रांड नरेंद्र मोदी हो, और नीतीश कुमार एज ए ब्रांड नीतीश कुमार, तो एक तरफ मजबूत गठबंधन, दूसरा दोनों सत्ता में रहते हुए डिलीवर कर रहे हैं और अपने काम के आसपास ही खाका खींचा है जो आगे प्रोमिसेस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हवा हवाई। मैंने एक वीडियो देखा था और उस वीडियो में ये 10,000 वाली जो बात है, जिसको आगे 2 लाख के बढ़ाने तक की बात है, उसमें एक बंदा कह रहा है कि साहब देखिए ऐसा है, वो 10,000 तो हमारी बीबी को मिल गए हैं और वो तो जाके नीतीश कुमार को वोट मारेगी, इसलिए मैं उसको लाठियों से मारूंगा और कमरे में बंद कर दूंगा और उसको जाने ही नहीं दूंगा। तो एक तरफ इतना अविश्वास, दूसरी तरफ जातियों पर बटा हुआ बिहार और उसका जो वोट डालने का पैटर्न है। क्या आपको बिहार में रहते हुए ये अब लग रहा है कि बिहार भी काम की तरफ न सिर्फ देख रहा है, बल्कि उसको उम्मीद भी यही है कि ये कर रहे हैं, यही करेंगे? और दूसरा साहब, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तेजस्वी मंच पर बैठे थे, राहुल गांधी ने नाच वगैरह जैसे भद्दे और शब्द बोले, वो तो अलग इशू है, लेकिन उसी के साथ साथ अगर मैं ये कहूं तो उन्होंने कहा कि अंबानी की शादी में मोदी गया, राहुल गांधी गया, ठीक पीछे तेजस्वी बैठे हुए थे, उनका तो पूरा खानदान, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी, रोहिणी, खुद तेजस्वी, सज धज के ऐसे गए थे जैसे उनके अपने घर की बारात हो, अपने घर की शादी हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने जो कहा कि हम स्किल डेवलपमेंट कराएंगे, उन्होंने भी ये बात कही है। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री कोई है ही नहीं है, अप्रेंटिस कहाँ कराओगे? राहुल गांधी तेजस्वी का चुनाव बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं उनके साथ रहते हुए? जी। दरअसल मैं जब राघोपुर में घूम रहा था तो मैंने देखा, तमाम लोगों से बातचीत मैं कर रहा था। राघोपुर काफी जब वहां आए थे वहां काफी ताकतवर बेल्ट है, 31% के करीब यादव है और इसीलिए सिर्फ पटना से एक नाव पार करके 5 रुपए दूर है। लेकिन अगर सड़क से जाएंगे तो वो सड़क से दूर 90 से लेके जब वो पहली बार परिवार की नजर में वो सीट आती है, आज तक 6 लेन का पुल बनाने का श्रेय अभी सिर्फ नीतीश कुमार को दिया जाना चाहिए, जो अभी पूरा नहीं हुआ। नीचे से उतर के अभी वो सड़क है बहुत। मैं बल्कि हैरान भी था कि ये इतना 2 मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री देने वाली सीट हो सकती है क्या, है ना। और जो जहां से सामने वो पटना की लाइट देखते होंगे, है ना, लेकिन पटना से वो नहीं दिखते हैं। पुल 5 महीने से बंद पड़ा, चूंकि पीपे का पुल बनता था उसी पे आते जाते थे। और चूंकि विकास को ये माना गया था कि अगर हम लोग कहें कि विकास की कहानी जो जिस तरह से विकास की कहानी को यहाँ बेचा गया, उसमें लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो था, अगर हम लोग उसको कहें, उनका एक बयान था जो उन्होंने कहा था कि जो विकास है ये जो ऊंची जातियां हैं उनके लिए भ्रष्टाचार का एक टूल्स है।
तो जिस विकास की बात आप कर रहे हैं वो विकास तो उनकी नजर में विकास का कोई मतलब ही नहीं था, ये तो करप्शन के लिए बना हुआ एक हाई क्लास जो सोसाइटी मतलब जो जातियां हैं उनके लिए था। तो वहां राघोपुर में जब ये सारी चीजों के बाद में घूम रहा था कि विकास तो चलिए ठीक है भाई, वो कह चुके कि इनसे तो इन्हीं को पैसा आएगा। वैशाली में एक बार रघुवंश बाबू की सभा में उन्होंने, रघुवंश प्रसाद सिंह, मुझे लगता है सारे दर्शकों को थोड़ा सा चीजें दे दें सिनेरियो में तो ज्यादा बेहतर होगा, जो यहाँ सुनने को मिल रही है वही। तो रघुवंश बाबू की सभा में लालू प्रसाद यादव, चूंकि रघुवंश बाबू बता रहे थे सड़का इतना बनेगा, हम इतना बड़का बड़का यहाँ इमारत वो लगाएंगे, तो उन्होंने कहा, वो खड़े हुए उन्होंने कहा रघुवंश बाबू बहुत शरीफ आदमी है, इनको नहीं मालूम है, ये विकास विकास की बातें करते हैं, इससे कुछ नहीं होता। देखिए जितने भी तमाम लोग हैं, जादव जितने हैं और वो तमाम है, मिलके इनको जिताना है, ठीक है। सड़का वड़का का कोई नहीं होता, सड़कों पे गाड़ी किसकी चलेगी, सब ऊंची जाते, तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है, और इस तरह से वो जीत गए। मिसाली ऐसा नहीं है कि नहीं जीते, लेकिन ये जो दुर्भाग्य वहां था वो राघोपुर में अभी तक दिखता है। लेकिन वो जीतते क्यों है, ये बड़ा हैरानी हो सकती है, और खास तौर से जो बिहार से बाहर होते हैं उनके लिए बड़ी हैरानी होती है। लेकिन उसमें हैरानी की बात नहीं, जब वो यहाँ आते हैं तो वो समझते हैं। राघोपुर में सब लोगों का कहना ये था कि साहब, मैं जिस पर आपके सवाल पर जा रहा हूं कि सवाल वो बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, दरअसल सब लोगों का कहना था कि राहुल गांधी को कंधे पर तेजस्वी ढो रहे हैं, और वो इतना वजन लेकर क्यों चल रहे हैं हम नहीं समझ रहे हैं। तो ये बात उनका समर्थक भी नहीं समझ पा रहा। तेजस्वी ने बड़ा दिल दिखाया था, अगर मैं एक पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो उसने एक बड़ा दिल दिखाया था जब वो उसकी रैली में अपने आप प्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रधानमंत्री होंगे। भाई 99 सीटों पे कोई प्रधानमंत्री होता है क्या? 75 सीट पर मुख्यमंत्री बिहार में बन सकता है, बिहार में 45 सीटों पर बन सकता है, लेकिन केंद्र में कौन बनेगा 51 सीटों के बाद 52? अगर हम लोग कहें चंद्रशेखर के बाद, तो उनको क्या चंद्रशेखर बनाएंगे राहुल गांधी को? तो इसके बावजूद भी उन्होंने बड़ा दिल दिखाया। देखिए पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे, जो नई पीढ़ी है इनकी, जो रीजनल पार्टीज या जो जातियों पर आधार बनी है, वो थोड़ा बैलेंस दिखाती है। चाहे आप अखिलेश को देखिए, वो भी इसकी राहुल गांधी को बहुत अपना मान के आगे, आपने देखा होगा, समझौता तक करते हैं। लेकिन बदले में जो एरोगेंस है, जो कांग्रेस के इस बात को उनको समझने में, मुझे लगता है कि पता नहीं उनके अंदर किस तरह की पॉलिटिकल एक्मन उनकी टीम की है कि वो एक बार ये नहीं कह पाए कि साहब ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसका मैसेज इतना खराब गया क्योंकि आपने इस राज्य में उनके चुनाव का टेम्पो बिगाड़ दिया, आपने उतार दिया जिस तरह का बना था। क्योंकि राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर आए यहां, वोट चोरी को, यहां कोई शख्स ये जानता है कि इस मुद्दे में कोई जान नहीं है, क्योंकि इस राज्य में तो लोग बूथ लूटने की शुरुआत कर चुके थे। बल्कि मैं तो जब उस गांव में गया जहां इस पूरे देश का कहा जाता है कि पहला बूथ लूटा था, यानी जब मार पीट के भगाया गया था, बूथ बक्से लूटना और वो सब लूटना, क्योंकि उस वक्त तो शुरुआती दौर पर अगर वो होता था तो लोग इस तरह का शायद निशान लगाते थे, सेलेक्टेड लोग। वो उसका गांव का, उसका बेगूसराय का एक गांव है रसैया या कुछ इस तरह का नाम, मुझे उसका रचिसिया। तो उस गांव में मैं गया तो उन्होंने कहा कि साहब कांग्रेस के उम्मीदवार ने यहाँ सबसे पहला लूटा था 1957 में। तो मैं हंसने लगा कि राहुल गांधी को वहां जाके वोट चोरी की यात्रा करने की बजाय यहां से शुरू करनी चाहिए थी वोट अधिकार यात्रा इस गांव में, और पहले माफी मांगते कि साहब ये हमने शुरू किया था, अब हम इसको खत्म करेंगे। लेकिन वो तो उल्टी कहानी सुना रहे थे, इसीलिए लोग यहाँ कन्विंस नहीं है। तेजस्वी ने अपना नुकसान किया है ये लोगों को लग रहा है। और अगर एज ए पॉलिटिकल हम लोग उसको छोड़ दें कि कौन पार्टी क्या, एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर्स को इतने सालों तक मैंने कवर किया, 1999 से चुनावों को मैं देख रहा हूं, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ तेजस्वी की ताकत है, उनको सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए एक सहारा चाहिए जिसमें वो इतना ज्यादा समर्पण कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ समय से मुस्लिम टैक्टिकल वोटिंग का बड़ा चर्चा होती है, वो बहुत बार उस पर बात हुई है। मैं आप चूंकि अचानक हुआ, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक बहुत अच्छे सहयोगी अभय जी, उन्होंने कल बाकायदा बताया बिहार के, मतलब बिहार की वोटिंग के पैटर्न को समझाया कि कैसे यहाँ टैक्टिकल वोट होता है। तो कांग्रेस के इसी हिस्से में कि ये डिवीजन ना, एआईएमआईएम को दूर किया, तेजस्वी की वजह से कांग्रेस ने एआईएमआईएम को दूर किया, और कांग्रेस की वजह से तेजस्वी ने
इस बोझ को अपने ऊपर स्वीकार किया कि चाहे वो माने ना माने, और इसलिए आपने देखा कितनी लंबी उनका चुनाव प्रचार पीछे पिछड़ गया, क्योंकि वो एक ऐसा मुद्दा, उसी समय ये सवाल भी हुआ कि क्या जो तेजस्वी हैं वो जीतने के लिए राहुल गांधी को लाए हैं, या राहुल गांधी उनको चुनाव हराने के लिए यहाँ पहुंच गए। ये बड़ा दिलचस्प है, ये आपको देखना पड़ेगा। कहीं भी कांग्रेस की तरफ से कोई मदद, चूंकि देखिए कांग्रेस का आधार था मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण्स, ये वोट बैंक हम लोग सुनते आए थे जो बचपन में था, और इसी वोट बैंक के सहारे उसने बाकी सब जातियां उसको तोड़ती थी। लेकिन यहां अगर आप सबसे बड़ी चीज देखेंगे कि मुस्लिम यादव समीकरण में अगर कहीं कोई बहुत ताकतवर उम्मीदवार है तो उसकी जाति का कुछ हिस्सा जुड़ता है, नहीं तो उस पर्टिकुलर सीट पर, बाकी नहीं। उसके अलावा आपको इस समीकरण में कोई बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं दिख रहा। इसके उलट आपको दिखेगा कि वहां भी देखिए जातीय समीकरण, आपने सवाल पूछा, आज भी जातीय समीकरण ही यहाँ बेसिक आधार होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए मुझे कोई चबूतरा बनाना, मूर्ति तो मैं उसी पे लगाऊंगा, तो चबूतरा तो उसी पे बनेगा, पीठ तो यहाँ पीठिका तो वही बनेगी जो जातीय आधार पे, फिर उस पे अलग अलग। सिर्फ एक लीडर इस समय इस प्रदेश में सिर्फ एक लीडर है, वो है नीतीश कुमार, जो जातीय दायरों को तोड़ के और कुछ हद तक कहीं कहीं धर्म का भी दायरा वो तोड़ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जाति आधार पर वोट होता है, उसका कैलकुलेशन होता है। और दूसरा, इस बिहार के चमत्कार को जिसको हम लोगों को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार ये दोनों ऐसे हैं जहां मेल सोवनिस्टिक सोसाइटी होती है, यानी मेल डोमिनेंस रहता है। वहां नीतीश कुमार ने एक इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा चेंज कर दिया, जिसका आपने जिक्र किया है कि उस यादव जी को उसको लाठी मारनी पड़ेगी अपनी बीवी को। आप सोचिए कि उसको क्यों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। जब आप 10,000 रुपया एक घर में देते हैं, एक महिला के हाथ में जाता है, उसके अकाउंट में पड़ा है। जैसे कल मैं कहीं से बात कर रहा था वहां छपरा में, तो हमने कहा कि तुम्हारे पति ने मांगा कि नहीं मांगा, क्या मांग के क्या होगा। एक महिला उनमें से बड़े अच्छे से बोली, अब चूंकि स्थानीय भाषा में मैं बहुत प्रवीण नहीं हूं, बोल नहीं पाऊंगा, सुनता तो हूं, तो उसने कहा कि वो मांगेगा कैसे, क्योंकि वो मेरे खाते में है, मेरी मर्जी होगी तो मैं दूंगी। तो ये जो ताकत है, ये ताकत मैं उसको देशज में आपको बताऊं जो आपने बताया, वो मंगी कैसे, वो तो हमारे खाता में आयल बा ना, आप मंगो करिए तो हम उनके देव थोड़ी ना, इस टाइप की। यही बिल्कुल आपने सही कहा। तो उसी तरह से, और मैं चूंकि भिकारू ठाकुर की मूर्ति के सामने था, वो जो चौक है वहां, तो वहां ये शायद ये बात और ज्यादा जुड़ रही होगी। इसीलिए देखिए एक और बात, अभी आपका सवाल उसमें नहीं था लेकिन बात उस पर आ गई तो मैं बता देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी कल भी एक खुदीराम बोस का जिक्र कर रहे थे, मुजफ्फरपुर की उस बात में वो लोग जोड़ रहे थे। फिर जब वो यहाँ आते हैं छपरा में, तो वो भिखारी ठाकुर का जिक्र करते हैं। जो लोग बिहार का सेंटर है, जिसको भोजपुरी, हालांकि ये तो इलाका अलग अलग है, लेकिन जो भोजपुरी की बात करता है और भोजपुरी से आगे जाके बिहार के माइग्रेशन के दर्द को समझना चाहता है, जिसको ये मालूम है कि वो लिखती है विदेशिया नाटक में, वो अब आपको तो याद होगा चूंकि आपने बोल दिया, वो जो गाना है कि रामा वो चिट्ठी ना पढ़ाई लई कैसे, या तुम क्यों गए विदेश, में तो कल देख के पढ़ रहा था। तो वो लोक साहित्य में मुझे लगता है कि एक प्रधानमंत्री अगर इस तरह की चीजें कर सकता है। आप राहुल गांधी के भाषण को आपने जिक्र किया, मैं इसी के कंटेक्स्ट में आपको दे रहा हूं कि वो वोट जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी यहां अपने पार्टी के वोट जोड़ रहे हैं, क्योंकि उस कल्चर को समझने की कोशिश करते हैं। उस तरफ राहुल गांधी जब स्टेज से कहते हैं मोदी गया मोदी आया, या इस तरह की भाषा से, तो वो बहुत सारे लोगों को, देखिए जाति आधार पर तो आप कुछ भी कर लीजिए। जैसे अब हम लोग जाते हैं अनंत सिंह के लिए भी, इस समय पूरे देश में अगर किसी को बिहार की राजनीति का कोई सबसे बड़ा चेहरा लगता है तो वो तो अनंत सिंह लगेगा। अगर सोशल मीडिया पे जाए, हर एक पे 3 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 5 लाख इस तरह के व्यूज आ रहे हैं। लेकिन उससे अलग अगर आप जाके देखते हैं तो ये जो लोग हैं, जो जाति आधार के अलावा लोग हैं, जो सरकारें बनाते और गिराते हैं, सरकारें कभी इस तरह नहीं बनती जैसा लोग आईडी में है, क्योंकि जो स्विंग वोटर है, जो लास्ट में वोट करता है, वो जातीय दायरे भी कई बार तोड़ता है, वही स्विंग वोटर होता है, उसी से सरकारें बनती है। वरना इस तरह का वोट तो अपनी पार्टियां बनाता है, क्योंकि वो उसका वोट बैंक है तो वो रहेगा। तो आप ये सोचिए उस लोगों को भी, उन लोगों को भी ये लगेगा कि कम से कम प्रधानमंत्री, जैसे मैंने वहां कई सारे ऐसे लोग देखे जो दूसरी पार्टी के थे, मतलब जो रैली में थे, तो मैंने पूछा, उन्होंने कहा वोट देंगे हम राजद को। तो फिर मैंने कहा यहाँ क्या करने आए, आप इस रैली में कैसे आए?
तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, प्रधानमंत्री को देखने आए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है। तो ये जो फाइन लाइन है, ये जो फाइन लाइन है, ये बात समझने के लिए जरूरी है। ये बात राहुल गांधी को समझ में आनी चाहिए कि देखिए, एज ए रिपोर्टर तो मेरी नजर में हम लोगों को तो दोनों को देखना, हम लोग उनको एनालिसिस करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हम लोगों को उस तरफ बढ़ाती है कि लोग हम पे आरोप लगाने लगते हैं कि साहब ये उनका ज्यादा पक्ष लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो इस देश की तहजीब को नहीं समझते हैं। यहां मैं कह रहा हूं कि वो जो महिला ये कह रही है कि मेरे खाते में आए हैं, ये ताकत आई है, आप सोचिए, मैं मुसर टोली में घूम रहा था और मैंने पूछा कि कोई नेता आया है, तो उन्होंने कहा साहब एक नहीं आया। सड़क के साथ में है, बस्ती सड़क के साथ में, बहुत गंदगी भरी हुई है, वो वीडियो में डाल दूंगा, तो आप ये देखेंगे कि उसके बावजूद जब मैंने पूछा कि किस नेता को जानते हो, तो उन्होंने कहा मोदी राशन देता है। तो ये जो स्वीकार्यता है, जब आप इस स्वीकार्यता के अगेंस्ट अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करते हैं, जब आप मुद्दे पे जाते होंगे तो लोग परसीव करेंगे, सही बात को हर कोई सुनना चाहता है, लेकिन जब आप अपमान पे जाएंगे तो आपका क्लास का वोटर जो आपकी जातीय आधार पर आप खड़ा है, वो तो ईंट लेके पत्थर बजा रहा है। आप देख रहे होंगे तो किसी का भी बजा सकता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, पीछे भी खड़े हैं लोग और उधर उस पर भी पत्थर बजा रहे हैं, वो जो राजद के लोग हैं तेजस्वी के भाई पर, जो तेजस्वी का बड़ा भाई है, अगर उस पर पीछे, तो आप ये तो जाति आधार हुआ। लेकिन जो वो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो स्विंग वोटर है, उसको ये चीजें चुभ हैं। वो ये बात स्टेज पर बैठे हुए तेजस्वी को नहीं चुभ रही थी या नहीं समझ रहे थे, तो ये उनकी बात हो सकती है कि राहुल गांधी उनको भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर आप अडानी को मुकेश सहनी कहता है कि मैं 6 लाख करोड़ कर दूंगा इकोनॉमी, कोई पागलपन से बाहर आते हो कि नहीं आते हो, क्या समझते हो बिहार को? मैं आपको एक बड़ी चीज बताऊं अवनीश जी, जो मुझे लगी, अवनीश जी मतलब वो अद्भुत है। बहुत सारे आपके दर्शक हो सकता है मुझसे नाराज हो जाएं, कहें अवनीश जी आप कैसे आदमी को बुला लाए, लेकिन आप सोचिए, नालंदा, राजगीर, सड़कों पे आपको मैं गारंटी देता हूं, आप अपना कॉफी का कप रखिए और गाड़ी चला के जाइए, अगर छलक जाए तो बताइए। जबकि हम यूपी में देखते हैं, बिल्कुल उनसे बेहतर पानी जा रहा है, पानी, बिजली और वो सड़क, तीनों चीजें पूरी कर दी। तो ये तो वहां दिख रहा है। और आप ऐसे वोटर्स को अगर ऐसे राहुल गांधी से संबोधित कराएंगे और वो इस तरह के बयान देंगे, तो आप खुद ही समझ लीजिए कि वो दोस्ती करने आए हैं कि दोस्ती के पीछे कहीं कुछ आपको इंतजाम करने आए हैं आपका। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक तरफ डिलीवरी की पॉलिटिक्स है, सकारात्मक है, कर्पूरी ठाकुर को याद करते हैं, उसके साथ तमाम और लोगों को याद करते हैं, भिखारी ठाकुर को याद करते हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी छठ का ड्रामा से जोड़ते हैं, प्रधानमंत्री को निजी हमला करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि प्रधानमंत्री पर जितने निजी हमले हुए हैं उनसे उनका ही फायदा हुआ है। और आपने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही ना, कि जो बेस वोटर होता है वो तो सेट होता है, ऑलरेडी बैठा रहता है, लेकिन जो स्विंग वोटर है वही जीत सुनिश्चित करता है। और राहुल गांधी और तेजस्वी या महागठबंधन की टोटल जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है, नेगेटिव जो कैंपेन है, जिसमें राहुल गांधी बिल्कुल आगे लीड लेके चल रहे हैं, वो स्विंग वोटर्स को अचानक इस तरीके से प्रभावित करती है कि आपके हाथ से चुनाव निकल जाता है। और यही हमेशा वोटिंग का सिद्धांत रहा है। पुण्य साहब, आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से समय दिया और बिल्कुल अपडेट खालिस जमीन से आपने न जाने कितने एरियाज के नाम ले लिए, अलग अलग भाव के नाम ले लिए, और सबसे अपडेट जो लॉन्चिंग हुई है घोषणा पत्र की, उसकी भी बातें कर लिया आपने। तो मुझे लगता है कि दर्शकों, आपको बिहार के चुनाव का एज ऑन डेट सबसे ताजा अपडेट, माहौल का, भाव का, ये आपको पता लग गया होगा। तो पुंडर साहब, आपने व्यस्ततम शेड्यूल से समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रारब्ध के सभी दर्शकों की तरफ से। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि पुंडर साहब जब अगली चर्चा बिहार पर लेके आए, और जब बिहार चुनाव बीत जाएगा तो पुंडर साहब से हम अन्य विषयों पर भी बात करेंगे, क्योंकि इनका दायरा बहुत बड़ा है। तो इसलिए बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। पुंडर साहब, मेरी तरफ से, प्रारब्ध के सभी दर्शकों की तरफ से आपको धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।